सो हेलो गाइस। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जनरली सभी को कंफ्यूजन रहता है जो भी क्लास 11th सॉरी क्लास 12th में हो। ठीक है, 11th वाले बच्चे भी जनरली इसे पढ़ते ही हैं जिन्हें नीट देना रहता है। ठीक है, नीट वाले बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इस स्पेसिफिक टॉपिक में। तो इस टॉपिक को आज हम लोग ध्यान से देखेंगे और इस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो कुछ बातें हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट फेजेस क्या क्या हैं, तो चलिए नोट्स पे आते हैं। सबसे पहला फेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग देखते हैं वो होता है ब्लीडिंग फेज। यानी हम लोग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे स्टार्ट ही करते हैं ब्लीडिंग फेज से। ठीक है, जहाँ पे एंड्रोमेट्रियल लेयर है उसकी स्लोइंग ऑफ चलती रहती है। ठीक है, इसी को मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। ओके, तो ये 1 से लेकर 5 दिन का हो सकता है, 1 to 5 डेज। डेज याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने दिन का होता है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करने चाहिए। तो ये कौन सा फेज है जिसमें ब्लीडिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। लेवल ऑफ ऑल हॉर्मोन्स आर लीस्ट, यानी कि सबसे कम अगर पूछा जाए कि हार्मोनल लेवल कहाँ पे रहता है तो वो ब्लीडिंग फेज में ही रहता है। तो अगर एक फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल बॉडी को जनरली ये 4 हॉर्मोन्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक है ईस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरॉन, एक है एलएच और एक एफएसएच। ठीक है, मैं नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रही हूँ। तो ईस्ट्रोजन भी कम रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी कम रहेगा, एलएच भी कम रहेगा और एफएसएच भी कम रहेगा। ये चारों के चारों हॉर्मोन्स जो होंगे मेंस्ट्रुअल फेज में कम रहेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, तो इसे हम आगे अभी देखेंगे। तो अगर हम बात करें ईस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरॉन की तो हमें पता है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ईस्ट्रोजन। और एंडोमेट्रियम को सेक्रीटरी बनाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो क्योंकि एंडोमेट्रियल लेयर की ही स्लोइंग ऑफ चल रही है, इस वजह से ईस्ट्रोजन भी कम होगा और प्रोजेस्टेरॉन भी कम होगा। ये भी बहुत सही बात है। अब जो फॉलिकल्स थे, दैट इज मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जो थे, अब तो उनकी स्लोइंग ऑफ चल रही है। ठीक है, वो मेंस्ट्रुअल फेज में जा चुके हैं, यानी कि एफएसएच का भी लेवल कम रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एलएच कम क्यों है। तो एक बेसिक सा नॉलेज है कि ईस्ट्रोजन का जो अमाउंट है अगर वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा ही हाई होता है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ताकि एलएच का जो लेवल है वो 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ईस्ट्रोजन खुद ही कम है, इस वजह से एलएच भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है सारे हॉर्मोन्स के कम होने के। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसे हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या बोला जा रहा है। सारे के सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो कम है इनिशियल स्टार्टिंग फेज में, जैसे ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक हार्मोन है जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, दैट इज एफएसएच। एफएसएच का लेवल फिलहाल देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। तो ऐसा क्यों, तो एफएसएच के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। एक्चुअली होता ये है कि अगर हम एफएसएच की बात करें तो कुछ कोई ना कोई हार्मोन को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा बढ़ने का, ताकि जो भी आगे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हो सके। क्योंकि ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं है, या फिर ये लास्ट ब्लीडिंग फेज तो नहीं है, आगे भी ब्लीडिंग फेज आना है। ठीक है, तो किसी ना किसी हार्मोन को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तो वो इधर लेता है एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म सबको पता है, इसका नाम है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस कराता है। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, ये 4 से 6 फॉलिकल्स को मैच्योर करा देगा। ठीक है, 4 से 6 फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल है जो कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। यानी बचे जो, मान लीजिए 3 से 5 जो फॉलिकल्स जो भी बचे होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। तो एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को बनाना है, इसीलिए सबसे पहले एफएसएच जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जब एफएसएच एक्टिव हो जाएगा तो बहुत सारे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए कोई एक फॉलिकल है, ये कौन से स्टेज में है, तो ये टर्शरी फॉलिकल के स्टेज में है। टर्शरी फॉलिकल
और इसके बारे में हमें ये पता है कि अगर टर्शरी फॉलिकल बन चुका है तो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड हो चुका होता है इस समय तक। तो अगर हम बात करें, जो थीका एक्सटर्ना ये है थीका इंटरना, और यहाँ पर ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। हमें पता है कि थीका इंटरना और ग्रैन्युलोसा सेल्स मिलके सेक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में फॉलिकुलर सेल्स एक्टिव हैं, ये बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ईस्ट्रोजन का भी अमाउंट काफी ज्यादा रहेगा इस फेज में, ठीक है। और हमें पता है कि जब ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा रहता है तो क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव फीडबैक देता है और एलएच का भी अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी पे पॉजिटिव फीडबैक देगा तो एलएच इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ एफएसएच भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से दो गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं, एक एलएच और एक एफएसएच। लेकिन देखा यह जाता है कि एलएच का जो अमाउंट है वो 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन एफएसएच का जो अमाउंट है वो सिर्फ 3 to 4 टाइम्स ही इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा भेदभाव क्यों? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए एफएसएच 4 से 6 फॉलिकल्स को मेच्योर करा रहा है, ठीक है। ये बढ़ के 12 से 16 भी हो सकता है। तो जहां पर एक फॉलिकल मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, वहां पे हो सकता है 2 से 3 जो है वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो। तो ऐसा ना हो, इस वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो मेच्योर हो रहे हैं उनके ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं वो एक और हार्मोन रिलीज करते हैं, और उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन, जो कि नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच पे। इसीलिए एफएसएच का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। अब भले उसके दोस्त ईस्ट्रोजन ने उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन उसके दुश्मन इनहिबिन ने उसका अमाउंट थोड़ा सा घटा दिया, इस वजह से ये बस 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। लेकिन एलएच पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। अब एलएच क्या करता है? तो अगर एलएच की बात करें तो ये सारे के सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स से, जितने भी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं उनमें से एंट्रल फ्लूइड सेक्रीट कराता है। किसके इन्फ्लुएंस में? एलएच के इन्फ्लुएंस में। क्या सेक्रीट करते हैं एंट्रल फ्लूइड? ग्रैन्युलोसा सेल सेक्रीट करते हैं एंट्रल फ्लूइड। इसके वजह से किस चीज की फॉर्मेशन होती है? एंट्रल कैविटी की। अब ये एंट्रल कैविटी इतना ज्यादा भर जाता है एंट्रल फ्लूइड से कि जो ओवा है वो एक साइड में चली जाती है, ओवा बोलिए या बेटर होगा सेकेंडरी oocyte बोलिए, वो एक साइड पे चली जाती है, और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ये बाहर निकल जाती है, और इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। और ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हुआ? एलएच के। इसीलिए इस स्टेज या इस स्टेप को बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक है। तो इस स्टेज या फिर इस स्टेप को बोलते हैं एलएच सर्ज। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एलएच के इन्फ्लुएंस में, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एंट्रल कैविटी है। अब एंट्रल कैविटी का साइज देखिए कितना बढ़ चुका है। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये छोटा सा जो ओवम है ये बाहर की तरफ पुश आउट हो जाता है, और इसी स्टेप को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये किस हार्मोन की वजह से हुआ? एलएच के वजह से, ठीक है। ये किस हार्मोन की वजह से हुआ? एलएच की वजह से। तो अब जो बाकी बचे हुए जितने भी सेल्स हैं जो पीछे बच गए, जैसे कि ये सारे सेल्स, ठीक है, अब इनका क्या होगा? तो ये सेक्रीट करेंगे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये सेक्रीट करेंगे प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ये एंटिसिपेट करेंगे कि प्रेगनेंसी तो होगी ही। और हमें पता है कि एंटी अबॉर्शन हार्मोन या प्रेगनेंसी कंटिन्यूइंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो कॉर्पस लूटियम जो है, और कॉर्पस लूटियम क्या है? जो लेफ्ट आउट ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं जो ओव्यूलेशन के बाद पीछे बच जाते हैं, वो सेक्रीट करेंगे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चलिए, प्रोजेस्टेरॉन तो सेक्रीट हो रहा है, साथ ही साथ कॉर्पस लूटियम सेक्रीट करेगा ईस्ट्रोजन, ठीक है। इस वजह से ईस्ट्रोजन का भी अमाउंट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ कॉर्पस लूटियम सेक्रीट करेगा इनहिबिन, जिसकी वजह से क्या होगा कि एफएसएच का अमाउंट घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच के ऊपर। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट और बढ़ेगा, लेकिन इन केस प्रेगनेंसी नहीं होती है
तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट घटना शुरू होगा, ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी घटना शुरू होगा, ईस्ट्रोजन कम होगा तो एलएच का भी अमाउंट घटना शुरू होगा। ठीक है, तो ये सारे जब हार्मोन्स घटना शुरू होंगे तभी तो होगा ब्लीडिंग फेज। तो यानी कि फिर से हम वहीं पहुंच गए जहां से हम स्टार्ट किए थे। तो अब इन सारे स्टेप्स को यहाँ देख लेते हैं एक बार ग्राफ पे भी। जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज एफएसएच का। ठीक है, ब्लीडिंग में एफएसएच सबसे पहले एक्टिव होता है, तो देखिए इसका लेवल सबसे ज्यादा है, तो ये पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड है। अब ये फॉलिकुलोजेनेसिस कराएगा, ओवरीज में आप चेंजेस देख सकते हैं कि ओवरीज में क्या हो रहा है, तो नए फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, या फिर हम बोल सकते हैं जब वो टर्शरी फॉलिकल के स्टेज पे होगा, तो थीका इंटरना और ग्रैन्युलोसा सेल्स मिलकर रिलीज कराएंगे ईस्ट्रोजन। ठीक है, मिलकर ईस्ट्रोजन रिलीज करा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से क्या होगा कि हमको ईस्ट्रोजन का भी अमाउंट बढ़ा हुआ दिखेगा। ये देखिए, ईस्ट्रोजन का अमाउंट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है क्योंकि फॉलिकल्स जो है वो ईस्ट्रोजन रिलीज करा रहे हैं। अब मैंने बोला कि ईस्ट्रोजन का अमाउंट जब बहुत बढ़ जाता है तो वो एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है ताकि उसका भी अमाउंट बढ़े, तो इस वजह से एलएच का भी अमाउंट बढ़ गया और इसके वजह से होगा ओव्यूलेशन। तो एक फैक्ट सबको पता रहती है कि ओव्यूलेशन जो है वो किस डे पे होता है, 14th डे पे। ठीक है, और किसके वजह से होता है, तो एलएच के वजह से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। तो देख लीजिए, ये जो डे है ये डे होगा 14th। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले एलएच का अमाउंट बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बोला था जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो वो एलएच को भी बढ़ाएगा और एफएसएच को भी बढ़ाएगा, लेकिन एफएसएच सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 टाइम्स बढ़ेगा क्योंकि इनहिबिन जो इसका दुश्मन है वो इसे कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जब एलएच बढ़ गया तो यहाँ पर देखिए ओव्यूलेशन हो चुका है, ओव्यूलेशन हुआ तो पीछे कॉर्पस लूटियम बचा। कॉर्पस लूटियम एक येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि क्या सेक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो इस वजह से देखिए प्रोजेस्टेरॉन का भी जो सेक्रेशन है वो बढ़ चुका है। कॉर्पस लूटियम और क्या सेक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन। तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि ईस्ट्रोजन का भी अमाउंट बढ़ चुका है, लेकिन कम बढ़ा है क्योंकि कॉर्पस लूटियम मेनली सेक्रेट क्या कराता है, प्रोजेस्टेरॉन। कम अमाउंट में ईस्ट्रोजन को भी सेक्रेट कराता है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अरे एफएसएच काफी कम हो चुका है, ऐसा क्यों, क्योंकि कॉर्पस लूटियम सेक्रेट कराता है इनहिबिन, जो कि इनहिबिटरी होता है एफएसएच के लिए, इसीलिए यहाँ पर सबसे कम लेवल है एफएसएच का। ठीक, तो ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि ओवेरियन इवेंट्स और यूटेराइन इवेंट्स जो हैं ये साथ साथ चलेंगे। जो हार्मोन्स ओवरीज को इफेक्ट करेंगे वही हार्मोन्स हमारे यूट्रस को भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये सब, ये ब्लीडिंग फेज की बात हो रही है। ब्लीडिंग फेज में क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो बहुत थिक हो चुकी थी, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुआ इसीलिए इनका स्लोइंग ऑफ हुआ ब्लीडिंग के फॉर्म में। अब देखिए एफएसएच जो है वो थोड़ा सा बढ़ा, वो फॉलिकुलोजेनेसिस करा रहा है, फॉलिकुलोजेनेसिस करा रहा है, लेकिन अभी ईस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ी नहीं है, इस वजह से अभी एंडोमेट्रियल की थिकनेस नहीं बढ़ी है। लेकिन जैसे ही ईस्ट्रोजन सेक्रीट होगा, क्यों सेक्रीट होगा, क्योंकि फॉलिकल्स टर्शरी फॉलिकल के स्टेज पे जाएंगे और उसमें थीका इंटरना और ग्रैन्युलोसा सेल्स मिलके ईस्ट्रोजन सेक्रेट कराएंगे। तो ये देखिए इंडोमेट्रियम जो है ये थिक होना शुरू हुआ है। फिर प्रोजेस्टेरॉन के सेक्रेशन में जब एलएच के इन्फ्लुएंस में कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी अब एक्ट करेगा एंडोमेट्रियम के ऊपर और उसे सेक्रेटरी बनाएगा, और देखिए फिर से पूरा का पूरा थिक हो चुका है। अब अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये और थिक होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर से यही साइकिल ब्लीडिंग के फेज में हमें देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।